नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। सबको प्रणाम, सबको नमस्ते, सबको नमस्कार। और एक बार जो है आपका पुनः इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि कुछ समय से अपनी क्लासें नहीं आ पा रही थी, 2-4 दिन से। और मैंने आपको कहा भी था कि मेरे स्टूडियो का कैमरा जो है थोड़ा खराब हो रहा था, उसको तो सेट हो नहीं पाया। फिर मैं जयपुर आ गया, है ना। अब जयपुर से आज जो है मैं वही मुकेश सर के स्टूडियो से जो है आपकी क्लास जो है लाइव करवा रहा हूँ। देख रहे होंगे नीचे लाइन जो चल रही है वो भी मुकेश सर की चल रही है है ना। तो उनके स्टूडियो से आज आपकी क्लास ले रहा हूं ताकि आपकी दुविधा में, आपकी तैयारी में किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं आए। हो सकता है मेरी एनर्जी थोड़ी सी कम हो क्योंकि मैं 10 घंटे पढ़ा चुका हूं, उसके बाद आपकी क्लास ले रहा हूं, है ना। 10 घंटे की क्लास ले चुका हूं और 11वें घंटे आपको पढ़ा रहा हूं, तो थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, तो आप, है ना, एडजस्ट कीजिएगा। चलिएगा, अपन दोस्तों बात कर रहे थे अपने व्यक्तिगत भिन्नता की। आज ऐतिहासिक कार्य होने वाला है दोस्तों, ध्यान रखना। अपन बात कर रहे थे मेरे दोस्तों, अपन किसकी बात कर रहे थे? अपन बात कर रहे थे व्यक्तिगत भिन्नता की। भाई किसकी बात कर रहे थे दोस्तों? व्यक्तिगत भिन्नता की अपन बात कर रहे थे। और व्यक्तिगत भिन्नता के अंतर्गत जो है कुछ चीजें अपन ने पढ़ ली, है ना। जैसे पिछड़े बालक, अपराधी बालक, है ना, आपके प्रतिभाशाली बालक, कुछ चीजें पढ़ ली। कुछ छोटी छोटी चीजें अपने पास में रह गई है, उनको आज अपन क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद में आज साइकोलॉजी आपकी कंप्लीट भी हो रही है, तो मैं कुछ जानकारी भी आपको और देना चाहूंगा, तो आप लास्ट तक जो है साथ में बने रहें। देखिएगा, व्यक्तिगत भिन्नता के अंतर्गत आज जो अपन पढ़ने वाले हैं वो कौन से बालकों को पढ़ने वाले हैं दोस्तों? आज अपन एक तो पढ़ेंगे विकलांग बालक। भाई किसको पढ़ेंगे दोस्तों? विकलांग बालक। अब हमारे दिमाग में जैसे ये विकलांग शब्द आता है तो हम ऐसे सोचते हैं कि विकलांग का मतलब पांव से नहीं चल पा रहा होगा, हाथ वगैरह में दिक्कत हो रही होगी, ऐसी समस्याएं अपन को देखने को मिलती है। लेकिन असल में यहां पे अपन जो बात करेंगे वो कौन से विकलांग बालक की बात करेंगे? हम यहां पे बात करेंगे शैक्षणिक रूप से विकलांग बालक। इसकी बात करेंगे मेरे दोस्तों, शैक्षणिक रूप से विकलांग बालक। शैक्षणिक रूप से विकलांग बालक, इनकी अपन यहां पे बात करने वाले हैं। शैक्षणिक रूप से आपके विकलांग बालक जो है वो कितने होते हैं? शिक्षा के अंतर्गत शैक्षिक विकलांग बालकों को 3 भागों में बांटा गया है। शैक्षणिक विकलांग बालक जो होते वो कितने प्रकार के होते? तो शैक्षणिक विकलांग बालक 3 प्रकार के होते। कौन कौन से होते? तो एक तो आपको ध्यान रखना, ऐसे बालक जो सुन नहीं पाते हैं, जिनको सुनने में क्या होती है? दिक्कत होती है। तो अपन ये कह सकते, है ना, एक तरीके से जिनको सुनाई नहीं देता है, ऐसे नहीं सुनाई देने वाले बालकों की यदि अपन बात करें मेरे दोस्तों, तो इनको अपन, ऐसे बालकों को जिनको सुनाई नहीं देता है, उनको अपन कहते हैं श्रवण संबंधी दोष वाले बालक। भाई कौन से बालक कहेंगे मेरे दोस्तों? श्रवण दोष से ग्रसित बालक। श्रवण दोष से ग्रसित बालक। एक जो होते हैं जिनको बोलने में दिक्कत होती है, उनको अपन कहते वाक संबंधी, वाक दोष से ग्रसित बालक। बोलने में जिनको दिक्कत होती है, ऐसे बालकों को अपन क्या कह सकते हैं, है ना, वाक। वाक का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों? तो ध्यान रखना, बोलने में जिनको दिक्कत आती है उनको अपन कहते हैं वाक संबंधी दोष ग्रसित बालक। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है, वो क्या ध्यान रखना है? एक आते हैं आपके दृष्टिबाधित विकलांग बालक। दृष्टिबाधित विकलांग बालक, ऐसे बालक जिनको देखने में क्या होती है दोस्तों? हल्की फुल्की दिक्कत होती है, ऐसे बालकों को अपन क्या कहते हैं? दृष्टिबाधित। तो 3 प्रकार के विकलांग बालक होते हैं शैक्षणिक विकलांगता में, जिनको सुनने में दिक्कत हो, जिनको बोलने में दिक्कत हो, और जिनको देखने में दिक्कत हो, उनको अपन क्या कहते हैं? उनको अपन कहते हैं विकलांग बालक। तो कितने विकलांग बालक आएंगे? 3 प्रकार के विकलांग बालक, आपको ध्यान रखना है। इसके आगे में यदि आपके बात करूं तो एक एक बालक को अपन क्या कर लेते हैं मेरे दोस्तों, यहां पे पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले अपन जिस बालक को पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले जिस बालक को पढ़ने वाले हैं वो अपन किसको पढ़ने वाले हैं? इनको पढ़ लेते हैं। चलो, दृष्टिबाधित। सबसे पहले अपन किसको पढ़ लेते हैं? दृष्टिबाधित विकलांग बालक। देखो, 2-3 लाइन के अंतर्गत में आपको ये छोटी छोटी चीजें हैं जो वैसे ही क्लियर करवा दूंगा, आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है। विकलांग बालक, भाई किस रूप से विकलांग बालक की बात हो रही है मेरे दोस्तों? तो ध्यान रखना, इनकी बात हो रही है आपके दृष्टिबाधित विकलांग बालकों की बात हो रही है, जिनको देखने में क्या होती हो दोस्तों? दिक्कत होती हो। ऐसे बालकों को हम क्या कहते हैं? दृष्टि दोष से ग्रसित बालक कहते हैं। देखिएगा,
जो बालक आपके ऐसे हैं जो 20-20 से देख सकते हैं, 20-20 से देख सकते हैं। अब आप ये कहोगे कि ये क्या नई चीज लेकर के आ गए गुरुदेव, 20-20 से देख सकते हैं। तो ध्यान रखना, जो बालक, सामान्य बालक जो आपके किसी भी चीज को 20 फीट की दूरी से देख पा रहा है या समझ पा रहा है, उसको अपन क्या मानेंगे, एक तरीके से सामान्य बालक मानेंगे कि इसके अंतर्गत किसी भी प्रकार का दृष्टि दोष नहीं है। सामान्य बालक, कौन सा बालक मानेंगे मेरे दोस्तों, सामान्य बालक। कौन से बालक मानेंगे अपन, सामान्य बालक। आपको यह ध्यान रखना, इनको दृष्टि दोष से ग्रसित बालक की श्रेणी में नहीं लिया जाता। लेकिन सामान्य बालक जिस चीज को 200 फीट की दूरी से देख पाता हो, 200 फीट की दूरी से क्या कर पाता हो मेरे दोस्तों, देख पाता हो, और उसी 200 फीट से जिस चीज को देख पा रहा है, उसको ऐसे बालक जो 20 फीट की दूरी से भी नहीं देख सकते, या देखने के लिए चश्मा लगाना पड़ता है, दूरी से भी नहीं देख सकते, इन बालकों को अपन एक तरीके से ऐसे बालकों की श्रेणी में लिखते हैं जो आपके दृष्टि दोष हो। समझ में आ रहा है? देखो, कोई चीज 20-20 की दूरी सामान्य होती है, 20 फीट की दूरी से अगर आप किसी चीज को देख पा रहे हो उसको अपन सामान्य मानते हैं। लेकिन सामान्य बालक जिस चीज को 200 फीट की दूरी से देख पा रहा है, उसको कोई बालक 20 फीट की दूरी से भी सही तरीके से स्पष्ट रूप से देख नहीं पा रहा है ना, तो ऐसे बालकों को अपन दृष्टि बाधित बालकों की श्रेणी में रखते हैं। इनको देखने में क्या होती है मेरे दोस्तों, थोड़ी सी क्या होती है, दिक्कत होती है। अब यहां पे क्या होता है दोस्तों कि दृष्टि बाधित जो बालक होते हैं उन दृष्टि बाधित जो बालक होते हैं वो आपके दो तरीके के होते हैं। एक तो पूर्ण रूप से अंधे होते हैं कि जिनको बिल्कुल भी कुछ नजर नहीं आता, कुछ भी नहीं दिखता। एक आंशिक रूप से अंधे होते हैं जिनको दूर की चीजें नहीं दिखाई देती, बाकी सब कुछ उनको क्या चलता है, अपना पता चलता है। तो ध्यान रखना, एक तो आपके जो पूर्ण रूप से अंधे बालक होते हैं, कौन से दोस्तों, पूर्ण रूप से जो अंधे बालक होते हैं, पूर्ण रूप से अंधे बालक, पूर्ण रूप से जो अंधे बालक होते, इन बालकों को थोड़ी सी शिक्षा देने में क्या आ जाती है मेरे दोस्तों, दिक्कत आ जाती है कि इन बालकों को कैसे पढ़ाया जाए। तो ध्यान रखना, इन पूर्ण रूप से अंधे बालकों को शिक्षा देने के लिए एक विद्वान हुआ था जिसका नाम था लुईस ब्रेल। क्या नाम था मेरे दोस्तों, विद्वान हुआ था जिसका नाम था लुईस ब्रेल। लुईस ब्रेल, इसने एक विधि बनाई थी जिसका नाम था ब्रेल लिपि। कौन सी विधि बनाई थी मेरे दोस्तों, जिसका नाम था ब्रेल लिपि, जिसमें मोटे और उभरे हुए अक्षर हुआ करते थे। यह विधि किन बालकों के लिए थी, तो आपको ध्यान रखना है, पूर्ण रूप से अंधे बालकों को शिक्षा देने के लिए इस विधि का क्या किया गया था दोस्तों, प्रयोग किया गया था। ध्यान रखना, ऐसे बालकों को शिक्षा देने के लिए जो पूर्ण रूप से अंधे होते हैं, इन बालकों को शिक्षा देने के लिए आपके किसका निर्माण किया गया, ब्रेल लिपि का निर्माण किया गया। और ब्रेल लिपि का जो निर्माण किया वो किसके द्वारा किया गया मेरे दोस्तों, तो ध्यान रखना, ब्रेल लिपि का जो निर्माण किया गया था वो लुईस ब्रेल के द्वारा किया गया। ये भी आपको क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है ना। और इनके बारे में ध्यान रखना है, तो पूर्ण रूप से अंधे बालकों को, जिनको दिखाई नहीं देता है, उनको श्रव्य सामग्री के द्वारा अध्ययन कराया जा सकता है। श्रव्य सामग्री के द्वारा अध्ययन, कुछ ऐसी जानकारियां होती है जो किसके द्वारा दिया जाता है मेरे दोस्तों, तो आपको यह ध्यान रखना है कि ऐसे बालकों की शिक्षा के लिए या ऐसे बालकों को शिक्षा देने के लिए हम क्या कर सकते हैं मेरे दोस्तों, ऐसे बालकों को शिक्षा देने के लिए अपन इनका प्रयोग कर सकते हैं। किनका प्रयोग कर सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि इसके अंतर्गत अपन श्रव्य सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं। इन बालकों के लिए विशिष्ट विद्यालय की व्यवस्था की गई। ऐसे बालकों के लिए क्या की जाए मेरे दोस्तों, विशिष्ट विद्यालय, अलग से विद्यालय बनाया जाए, विशिष्ट विद्यालय की स्थापना की जाए, विद्यालय की स्थापना है ना, विशिष्ट विद्यालय की क्या की जाए मेरे दोस्तों, स्थापना, जो दृष्टिबाधित बालकों के लिए, वो मुख्य बधिर बालकों के लिए भी होती है, इनके लिए भी होती है। ऐसा जो है आप इनके लिए कर सकते हो, ये इन बालकों को शिक्षा दी जा सकती है। दूसरे आपके जो बालक आते हैं उनको अपन कहते हैं भाषागत दोष वाले बालक या वाक दोष से ग्रसित बालक। दूसरे बालक जो आते हैं उनको अपन क्या कहेंगे मेरे दोस्तों,
वाक दोष से ग्रसित बालक। भाई क्या कहा जाएगा? वाक दोष से ग्रसित बालक। मुझे थोड़ी लिखने में दिक्कत हो सकती है ना, नया पैनल है, ये पैनल अपन ने कभी यूज नहीं किया, पहली बार ही करे तो मेरे से पेन ही चेंज नहीं हो रहा है ना, थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन समझाने में आपके कोई दिक्कत नहीं आ रही है, एनर्जी में भी आपके कोई दिक्कत नहीं आ रही है ना। मुझे बड़ी खुशी है, बड़ी प्रसन्नता है, और मैं वाकई में बड़ा इस चीज को लेकर के अपने आप से गौरवान्वित हूं कि वाकई में जो मेरा एक सपना था, जो मैंने एक बार ये सोचा था कि मैं अपने से जुड़े हुए सभी विद्यार्थियों के लिए एक बार तो साइकोलॉजी पूरी की पूरी टॉपिक टू टॉपिक पूरी पढ़ूंगा, और आज वो कंप्लीट होने के लिए जा रहा है। तो आप इसका अनुमान लगा सकते हो कि किस प्रकार की हमारी अनुभूतियां जो प्रसन्नता से जुड़ी हुई है वो निकल करके आ रही है, वाकई में है। ये इतनी एनर्जी इसीलिए 10 घंटे के बाद भी हमारे अंदर बनी हुई है क्योंकि ये अंतिम क्लास है, और ये अंतिम क्लास बड़ी लंबी पड़ गई है ना। 4-5 दिन से इस क्लास को आज लें आज लें आज लें आपके कंप्लीट नहीं हो पा रही थी। देखो, वाक दोष से ग्रसित बालक कई तरीके के होते हैं। वाक दोष से जो ग्रसित बालक होते हैं वो आपके कई तरीके के होते हैं दोस्तों। एक वाक दोष से जो पहला बालक होता है उसको कहा जाता है आपके गूंगे बालक। क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? गूंगे बालक। ये चाहकर भी अभिव्यक्ति नहीं दे सकते। चाहकर भी क्या नहीं दे सकते मेरे दोस्तों? अभिव्यक्ति नहीं दे सकते। अभिव्यक्ति नहीं दे सकते, ये नहीं बोल सकते। इन बालकों को सिखाने के लिए, इन बालकों को पढ़ाने के लिए हमें किसका सहारा लेना पड़ता है? तो इन बालकों को पढ़ाने के लिए हमें संकेतों का सहारा लेना पड़ता है। ये नहीं पढ़ सकते, ये नहीं देख सकते। ध्यान रखना, इन गूंगे बालकों को केवल किसके माध्यम से पढ़ाया जा सकता है? संकेत के माध्यम से। या फिर आप एक काम कर सकते हो कि इनके लिए आप एक सामग्री लगा सकते हो। वो कौन सी सामग्री होती है मेरे दोस्तों? तो ये देखो, बोल नहीं पाते लेकिन देख पा रहे हैं, और क्या कर पा रहे हैं? आपके सुन पा रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना। ऐसे बालकों के लिए आप श्रव्य और दृश्य से जुड़ी सामग्री का प्रयोग कर सकते हो। दृश्य सामग्री का प्रयोग, सामग्री का प्रयोग कर सकते हो इन बालकों को पढ़ाने के लिए, जो आपके पूर्ण रूप से क्या होते हैं मेरे दोस्तों? गूंगे होते हैं। तो एक तो होते हैं आपके गूंगे बालक, और गूंगे बालक के बाद में दूसरे बालक ऐसे होते हैं जिनके उच्चारण संबंधी दोष होते हैं, स्पष्ट बोल नहीं पाते हैं। तो दूसरे बालक कौन से हो जाएंगे? उच्चारण संबंधी दोष वाले बालक। उच्चारण संबंधी दोष वाले बालक। उच्चारण संबंधी दोष वाले बालक। उच्चारण संबंधी दोष वाले बालक से मतलब क्या होता है? ये साफ उच्चारण कर ही नहीं पाते हैं। जैसे किसी चम्मच को सम्मस बोलना, चाय को साय बोलना, छाछ को चाच बोलना, ऐसे इनकी दिक्कत होती है उच्चारण संबंधी। इनको भाषा प्रयोगशाला में यदि अभ्यास कराया जाए तो धीरे धीरे इनके उच्चारण में क्या हो सकता है? आपके सुधार हो सकता है। ये भी आपके वाक दोष के अंदर ही आते हैं। तो देखो, पहले तो कौन सा आएगा? आपके बिल्कुल गूंगे बालक। गूंगे बालक के बाद में दूसरे कौन से आएंगे? आपके उच्चारण संबंधी वाले बालक। और उच्चारण संबंधी दोष के बाद में आपके तीसरे नंबर पर आते हैं, उनको कहते हैं आवाज संबंधी दोष वाले बालक। आवाज संबंधी दोष वाले बालक। दोष वाले बालक है ना, आपको यह ध्यान रखना है। इनके आवाज संबंधी दोष वाले बालक क्या होता है? एक तो इनकी आवाज जो होती है बड़ी कर्कश होती है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा नाक से बोलते हैं, है ना। किससे बोलते हैं मेरे दोस्तों? नाक से बोलते हैं, है ना। ये इन बच्चों को भी वाक संबंधी दोष कहा जाता है कि जिनको नाक से बोलते हैं, या आवाज बड़ी कर्कश या बड़ी असामान्य होती है, जो सुनने में प्रिय नहीं लगती है, या फिर बोलते वक्त सामने वाले को स्पष्ट रूप से समझ ही नहीं आता कि ये क्या बोल रहे हैं। ऐसी उनकी क्या होती है मेरे दोस्तों? आवाज होती है, ध्यान रखना। तो आवाज संबंधी दोष वाले बालक भी आपके कौन सी श्रेणी में गिने जाएंगे? तो उनकी जो श्रेणी बनेगी वो भी कौन सी बनेगी मेरे दोस्तों? ये इनकी बनेगी। ये आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। एक आते हैं आपके प्रवाहिता संबंधी दोष वाले बालक। कौन से आते हैं मेरे दोस्तों? प्रवाहिता संबंधी दोष वाले बालक। ये क्या करते हैं मेरे दोस्तों? ये हकलाते हैं। ये इनको अपन क्या कहते हैं? हकलाना। रुक रुक करके बोलते हैं।
है ना। ये हकलाना जो है इनके अंदर बहुत ज्यादा पाया जाता है, हर एक चीज में अटक अटक करके बोलते हैं। ऐसे बालकों को क्या कहा जाता है, आपके प्रवाहिता संबंधी दोष वाले बालक। तो पहले बालक कौन से हो गए, आपके गूंगे बालक। दूसरे कौन से हो गए, उच्चारण संबंधी दोष वाले बालक। तीसरे कौन से हो गए, आपके आवाज संबंधी दोष वाले बालक। चौथे नंबर पर आपके कौन से आ जाते हैं मेरे दोस्तों, प्रवाहिता संबंधी वाले बालक। और अंतिम आते व्याख्यान संबंधी दोष वाले बालक। पांचवें नंबर पर जो आएगा वो कौन सा आएगा, तो ध्यान रखना इसमें आएगा व्याख्यान संबंधी दोष वाले बालक। व्याख्यान संबंधी दोष वाले बालक। व्याख्यान संबंधी दोष वाले बालक किनको कहा जाता है, कि ये कुछ एक शब्दों में अटक जाते, कुछ शब्द नहीं बोल पाते। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण नहीं कर पाते, कुछ शब्दों को बोलने में इनको क्या होती है, दिक्कत होती है। मतलब ये हर जगह पर नहीं अटकते, कोई खास शब्द ऐसा होता है जो वो जोर लगा के भी उस शब्द को क्या नहीं कर पाते, आपके नहीं बोल पाते। ये आपको ध्यान रखना है ना। ये कितनी भी कोशिश कर ले तो उस शब्द को निकलने में बड़ी कठिनाई होती है, या बड़ी क्या होती है दोस्तों, दिक्कत होती है। कुछ एक शब्द ऐसे होते हैं जो उनको नहीं बोल पाते, जो बड़े, जैसे बहुत सारे लोग हैं, मैंने कई बार कहते हैं लंबे लंबे अंग्रेजी में जो स्पेलिंग्स वगैरह आती थी, हम कई बार हम भी नहीं बोल पाते। ये दोस्त तो सामान्य किसी के अंदर आ सकता है, व्याख्यान संबंधी दोस्त। और जो लोग आवश्यकता से अधिक बोलते हैं, हमारे जैसे, जिनका दिन भर ही काम यही है केवल बोलना बोलना बोलना, उनके अंदर तो एक समय में जाकर के इस प्रकार का दोष, व्याख्यान संबंधी दोष आ ही जाता है कि बहुत सारे शब्द होते हैं जहां पे हम अस्पष्ट हो जाते हैं, या उस शब्दों को जोर लगा के भी उनको बोलने में हमें क्या होती है, दिक्कत होती है। इसको कहा जाता है आपके ये संबंधी बालक। ये आपको क्या रखना है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना है। इन सभी बालकों के लिए भी विशिष्ट विद्यालय खोले जाए, इनको भाषा का अभ्यास कराया जाए, तो ये दोष इनके अंदर दूर किए जा सकते हैं। तो पहले अपन ने कौन से पढ़े, दृष्टि दोष वाले बालक। फिर अपन ने कौन से पढ़े, वाक दोष वाले बालक। और एक अब अपन अंतिम और आता है आपके, जिनको कहा जाता है श्रव्य दोष वाले बालक। श्रव्य दोष वाले बालक। इनको सुनने में क्या होती है मेरे दोस्तों, दिक्कत होती है। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां पे आपको ये ध्यान रखना है कि ये जितने भी बालक होते हैं, इन बालकों के अंदर एक दिक्कत पाई जाती है कि दो तरह के होते हैं। एक तो पूर्ण रूप से बहरे होते हैं। अधिकांश ये देखा गया है, जो बालक जन्म से पूर्ण रूप से अंधा होता है ना, सामान्य तो वो गूंगा भी होता है। क्योंकि मनोविज्ञान ये कहता है, जब तक हमारे पास में अनुभूति नहीं होती है तब तक हम व्यवहार नहीं कर सकते। जब किसी बच्चे के कान में कोई शब्द पड़े ही नहीं है तो वो मुंह से निकलेगा भी नहीं। इसीलिए औसतन जो जन्म से बहरे होते हैं बालक, है ना, वो गूंगे भी होते हैं, है ना, अपने आप ही वो गूंगे बन जाते हैं क्योंकि वो बोल नहीं पाते। इन बालकों की यदि अपन बात करें, जिन बालकों को सुनने में क्या होती है, दिक्कत होती है, तो जिनको कम सुनाई देता है उनके लिए तो मेडिकल सुविधाएं, यहाँ बहुत सारी मशीन्स वगैरह लगी है, उनके द्वारा कर सकते हो। लेकिन जो पूर्ण रूप से बहरे बालक होते हैं उनको केवल दिखाई देता है। तो इसीलिए इनके लिए कौन सी सामग्री का प्रयोग किया जा सकता है, तो इनके लिए कौन सी सामग्री का प्रयोग किया जा सकता है, आपके दृश्य सामग्री का प्रयोग करके इन बालकों को आप शिक्षा दे सकते हो। तो ये तीन प्रकार के बालक आपको याद रखने हैं, जिनको हम कौन सी श्रेणी में मानते हैं मेरे दोस्तों। तो ध्यान रखना, इन बालकों को जो हम मानते हैं वो कौन सी श्रेणी में मानते हैं, आपके इन बालकों को जो मानते हैं वो आपके कौन सी श्रेणी में मानते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, इन बालकों को हम विकलांग वाली श्रेणी के अंतर्गत मांगते हैं। ये आपको क्या रखना है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखोगे, इनको कौन सी श्रेणी में माना जाएगा, तो कौन सी श्रेणी में माना जाएगा, विकलांग वाली श्रेणी के अंतर्गत माना जाएगा। चलिएगा अगले टॉपिक के ऊपर जाते और अगली बात करते। एक बालक अपन को और पढ़ना है जिसको कहा जाता है समस्यात्मक बालक। भाई क्या कहा जाएगा, आपके समस्यात्मक बालक। एक बालक और आता है जिसको क्या कहा जाता है, समस्यात्मक बालक। समस्यात्मक बालक किसको कहते, जिनका व्यवहार सामान्य बालकों से थोड़ा असामान्य होता है। विद्यालय से भाग जाने वाले बालक, है ना, टाइम पे होमवर्क नहीं करने वाले बालक, ये इस प्रकार के जो चिड़चिड़े टाइप के बालक, ऐसे बालकों को क्या कहा जाता है, आपके समस्यात्मक बालक कहा जाता है। इनका व्यवहार असामान्य होता है। इनका व्यवहार कैसा होता है मेरे दोस्तों,
असामान्य होता है, ऐसे बालकों को हम क्या कहते हैं? ऐसे बालकों को अपन समस्यात्मक बालक कहते हैं। भाई कौन सा बालक कहेंगे? आपके समस्यात्मक बालक। अब देखो, समस्यात्मक बालक जो होते हैं, उनके समस्यात्मक बालक की समस्यात्मक बनने के कई कारण हो सकते हैं। इनके क्या हो सकते हैं? आपके कई कारण हो सकते हैं। जैसे अपन ये कहें कि समस्यात्मक बालक घरेलू वातावरण के कारण भी बन जाते हैं, विद्यालय के वातावरण के कारण भी बन जाते हैं, मानसिक परिस्थितियों के कारण भी बन जाते हैं। ऐसे बहुत से रीजंस होते हैं जिसकी वजह से बालक समस्यात्मक बन जाता है। लेकिन फिर भी अपन मोटे मोटे कारणों के ऊपर यदि बात करें कि समस्यात्मक बालक जितने भी होते हैं, उन समस्यात्मक बालकों के कारणों के पीछे है ना उद्देश्य क्या होता है, तो आपको यह ध्यान रखना है कि जितने भी आपके समस्यात्मक बालक होते हैं, उनके पीछे पहला कारण जो मेन आता है उसको कहा जाता है घरेलू वातावरण। इसको क्या कहा जाएगा मेरे दोस्तों? घरेलू वातावरण। कौन सा वातावरण कहा जाएगा? परिवार का वातावरण। बहुत सारे परिवार के अंतर्गत देखते हैं, है ना, पिताजी नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, मां चिड़चिड़ी होती है। इस प्रकार के यदि आप देखते हो तो ऐसे बालक भी भविष्य में जाकर के क्या हो सकते हैं आपके, तो ध्यान रखना, ऐसे बालक भी भविष्य में जाकर के आपके समस्यात्मक बालक हो सकते हैं। एक विद्वान हुआ था जिसका नाम था थॉमस। इस थॉमस ने 200 बालकों पर अध्ययन किया। भाई कितने बालकों पर अध्ययन किया? 200 बालकों पर अध्ययन किया, जो बालक क्या थे? आपके समस्यात्मक थे। 200 ऐसे बालकों के ऊपर अध्ययन किया, वो किस रूप में चल रहे थे? आपके समस्यात्मक रूप से चल रहे थे। तो अध्ययन करने के बाद इन्होंने ये पाया, विश्लेषण किया कि इनमें से 110 बालक ऐसे थे जिनके परिवार के लोग झगड़ालू थे। 1 से 2 बालक ऐसे थे जिनके घर में लोग कैसे थे? बालक जिनके घर में झगड़ा होता है, जिनके घर में क्या होता है मेरे दोस्तों? झगड़ा होता है। इसलिए वो क्या बन गए? आपके समस्यात्मक बन गए। परिवार के लोग यदि आपस में झगड़ते रहते हैं तो उनके प्रभाव जो है वो बच्चों के ऊपर पड़ता ही पड़ता है, ये स्वाभाविक भी है ना, 100%। तो 110 बच्चे तो कैसे निकले? ऐसे परिवार से निकले जो कैसे परिवार से थे? आपके काफी झगड़ेलू या कलही परिवार के थे। आपको ध्यान रखना है। 35 बालक ऐसे थे जिनकी मां सौतेली थी। 35 बालक ऐसी थे जिनकी माता क्या थी? सौतेली थी। अधिकांश ये देखा गया है कि सौतेली मां सौतेली थी। अधिकांश ये देखा गया कि सौतेली मां के, ऐसा नहीं है कि प्रत्येक सौतेली मां खराब ही होती है, बढ़िया भी होती है, अच्छा भी करते, लेकिन अधिकांश ये देखा गया है कि सौतेली मां के लालन पालन में पलने वाले बच्चे अधिकांश समस्यात्मक बन जाते हैं। उसके पीछे कारण है कि वो नई महिलाओं को एक बड़े रूप में मिलते हैं और वो सीधा सीधा उसको मां के रूप में स्वीकार भी नहीं कर पाते, और मां जो आती है वो भी उसको बेटे के रूप में स्वीकार नहीं कर पाती, या करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, जिस वजह से घर के अंदर थोड़ा सा मनमुटाव हो जाता है और ये बालक आगे जाकर के क्या बन जाते हैं? आपके समस्यात्मक। तो 110 तो झगड़ालू परिवार के थे, है ना, आपको ये ध्यान रखना है। और 35 बालक ऐसे थे जिनकी मां क्या थी? आपके ये सौतेली थी। 35 बालकों के पिता शराबी थे। 35 बालक ऐसे थे जिनके पिता क्या थे? तो ध्यान रखना, उनके पिता क्या थे मेरे दोस्तों? शराबी थे। इस वजह से वो क्या बन गए? समस्यात्मक, लापरवाही बरतते थे, है ना। 35 बालक ऐसे थे जिनके पिताजी शराब का सेवन करते थे, उसकी वजह से वो क्या हो जाते? समस्यात्मक। ये अध्ययन किसने किया है? थॉमस ने। कितने बच्चों पे किया है? 200 बच्चों पे। तो 110 बालक तो आपके झगड़ालू परिवार के, 35 सौतेली मां के, 35 बालक ऐसे जिनके पिताजी क्या करते थे दोस्तों? शराब पीते थे। और 20 बालक ऐसे थे, 20 बालक आपके ऐसे थे, 20 बालक जिनके माता पिता चरित्रहीन थे। जिनके माता पिता क्या थे मेरे दोस्तों? इनके माता पिता आपके चरित्रहीन थे। माता पिता क्या थे? आपके चरित्रहीन थे। 20 बालक आपके ऐसे माने जाएंगे। तो 35 35 70 80 90 110 कितने हो गए? आपके 200। तो घरेलू वातावरण भी कहीं न कहीं हमें समस्यात्मक बनने पर या बालकों के समस्यात्मक स्थिति को उत्पन्न करने में एक अहम भूमिका निभाता है। ये बात बताने वाला व्यक्ति कौन था? तो ये बात बताने वाला आपके ये व्यक्ति था, उसका नाम था आपके थॉमस। एक आपको ध्यान रखना है, घरेलू वातावरण के अलावा आपके घर का जो अनुशासन होता है ना, वो भी कहीं न कहीं आपके समस्यात्मक बनने के ऊपर क्या करता है मेरे दोस्तों? भूमिका निभाता है। देखो, 2 तरह के अनुशासन होते हैं। एक तो होता है कठोर अनुशासन। कौन सा अनुशासन होता है? आपके
कठोर, और एक होता है बिल्कुल लचीला, खुला अनुशासन, कमजोर अनुशासन। दो प्रकार के बालकों के, एक तो सामान्य होता है, उनके तो कोई दिक्कत होती नहीं है, कठोर अनुशासन और एक लचीला अनुशासन। कठोर अनुशासन के अंतर्गत तो क्या होता है दोस्तों, तो कठोर अनुशासन वाले जो लोग होते हैं जिन पे बहुत ज्यादा नियंत्रण रखा जाता है, ऐसा देखा गया कि ऐसे बालकों के अंदर दो चीजों की कमी आ जाती है महत्वपूर्ण। इन बालकों के अंदर आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास दोनों की क्या हो जाती है, कमी। ऐसे परिवार जहां पे नियंत्रण अधिक रखा जाता है, इन दोनों की क्या हो जाती है, आपके कमी हो जाती है। यह आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। कठोर अनुशासन और लचीलेपन से बालकों के अंदर इन दो चीजों की क्या आ जाती है, आपके कमी आ जाती है। और ऐसे परिवार जिनमें लचीला या ढीला ढाला अनुशासन होता है, कमजोर अनुशासन, नहीं के बराबर अनुशासन होते हैं, वहां के बालक चरित्रहीन हो जाते हैं। चरित्रहीनता का स्वभाव आ जाता है, चरित्रहीनता। ध्यान रखना, कठोर अनुशासन से तो आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता गिरती है, और बिल्कुल ढीले ढाला परिवार होता है, वहां पे ये देखे गए कि इन बालकों के अंतर्गत आपके चरित्रहीनता का भाव विकसित हो जाता है। तो कहीं न कहीं हमारे घर का जो अनुशासन होता है वो भी आपके इस चीज को क्या करता है मेरे दोस्तों, बाधित करता है। इस चीज का आपको क्या रखना है, हल्का सा ध्यान रखना है। बात करें तो इसके ऊपर अध्ययन किया था वैलेंटाइन ने। इसके ऊपर अध्ययन किसने किया था, एक विद्वान था जिसका नाम था वैलेंटाइन। वैलेंटाइन ने इसका आपके अध्ययन किया था, और अध्ययन करने के बाद इन्होंने अध्ययन जो किया था वो कितने बालकों के ऊपर किया था, इन्होंने अध्ययन किया था आपके 110 बालकों पर। कितने बालकों पर अध्ययन किया था, तो ध्यान रखना, इन्होंने 110 बालकों पर अध्ययन किया था। और ये 110 से 110 बालक कौन से थे मेरे दोस्तों, ये 110 से 110 बालक आपके समस्यात्मक बालक थे। तो अध्ययन के बाद इन्होंने पाया कि जो ये 110 बालक थे, उस 110 बालक में से 70 बालक ऐसे थे जहां पे उनका अनुशासन क्या था, ढीला ढाला। 70 बालक जो थे वो कौन से थे, आपके समस्यात्मक बालकों में, जिनका लचीला अनुशासन था, बहुत ढीला, कि जो बच्चा कर रहा है, जो हो रहा है होने दो, ध्यान ही नहीं देते, ऐसे बालक निकले थे आपके 70। तो 70 बालकों के समस्या तो क्या हो गई, आपके इस प्रकार की होगी, ये पाई गई। और 30 बालक ऐसे थे जिनके घर का कठोर अनुशासन था, या नीचे लिख देता हूं भले मैं। 70 बालक के तो क्या था, आपके कठोर अनुशासन, है ना, आपको ये ध्यान रखना है। और 30 बालक ऐसे थे जिनके घर का क्या था, आपके, है ना, ढीला ढाला अनुशासन। उल्टा लिख दिया ना अपन ने, हाँ, ध्यान रखना। 70 बालक तो ऐसे थे, आपको ये ध्यान रखना है कि 70 बालक तो ऐसे थे जहां पे आपके ढीले ढाले, है ना, अनुशासन था, ढीला ढाला अनुशासन। और आपके 30 बालक ऐसे थे जहां पे घर के अंदर क्या था, आपके कठोर अनुशासन था। ये इनके ऊपर इन्होंने अध्ययन किया था। तो 30 बालक तो ऐसे निकले, और 70 कैसे निकले आपके, इस तरीके से। और 10 बालक ऐसे थे जिनके 10 बालक ऐसे थे जिनका अनुशासन सामान्य था। बालक जिनके घर का अनुशासन क्या था, सामान्य अनुशासन, सामान्य मतलब न ज्यादा कठोर, न ज्यादा लचीला, है ना, न ज्यादा ढीला ढाला और नहीं ज्यादा कठोर, मध्यम तरीका। उसमें से भी 10 बालक तो निकले, लेकिन अधिकांश बालक जो आपके समस्यात्मक निकले, उसके पीछे कारण क्या था, उसके पीछे कारण आपके घरेलू वातावरण के अंतर्गत ढीले ढाले वातावरण का होना। यह भी आपको क्या रखना है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना है। इस चीज का भी आपको क्या होना चाहिए मेरे दोस्तों, पता होना चाहिए कि इसके ऊपर अध्ययन किसने किया था, इन्होंने किया था। तो ये भी आपको इसके बारे में क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है। एक आपके और कारण हो सकता है सामाजिक और आर्थिक स्तर, सामाजिक और आर्थिक स्तर। यह भी देखा गया है कि सामाजिक और आर्थिक स्थिति के कारण भी बालक क्या बन जाते हैं, आपके सामान्य समस्यात्मक बालक जो है बन जाते हैं, कि भाई सामाजिक रूप से उसको दिक्कत हो रही है, आर्थिक स्थिति उनकी सही नहीं है, तो भी ये आपको देखने को मिल जाता है। आपको ध्यान रखना है। एक विद्वान हुआ था केंटोवीज, विद्वान हुआ था जिसका नाम क्या था, आपके केंटोवीज। इस केंटोवीज ने 88 समस्यात्मक बालकों पर अध्ययन किया। कितने बालकों पर अध्ययन किया,
88 बालकों के ऊपर इन्होंने क्या किया, आपके अध्ययन किया। 88 बालकों के ऊपर इन्होंने क्या किया था, आपके अध्ययन किया था। ये 88 के 88 कौन से थे मेरे दोस्तों, आपके समस्यात्मक थे। तो ध्यान रखना, इन्होंने पाया 60 बालक तो ऐसे थे जिनका आर्थिक स्तर निम्न था। 60 बालक ऐसे थे जिनका सामाजिक और आर्थिक स्तर क्या था मेरे दोस्तों, निम्न था। आर्थिक स्तर क्या था आपके, निम्न था। कितने बालक थे आपके, 60 बालक ऐसे थे जिनका सामाजिक स्तर भी कम था और आर्थिक स्तर जो था वो भी क्या था, आपके निम्न था। 60 के बाद में 20 बालक ऐसे थे, 20 बालक ऐसे थे जिनका सामाजिक और आर्थिक स्तर ऊंचा था। सामाजिक और आर्थिक स्तर क्या था आपके, ऊंचा था। तो 60 का तो ये था। बाकी कितने बच्चे आपके, 60 और 20 कितने हो गए आपके 80, और 80 के बाद में आपके बटे जो 8 बालक, 8 बालक ऐसे थे, 8 बालक ऐसे थे जिनका सामाजिक और आर्थिक स्तर मध्यम था, कि न ज्यादा स्थिति खराब और न ज्यादा सही। ये बालक समस्यात्मक और कम होते, मध्यम वर्ग से कम निकले भाई। उच्च वर्ग के बालक भी समस्यात्मक अधिक होते हैं, निम्न वर्ग से आने वाले बालक भी समस्यात्मक अधिक होते हैं। यह बात बताने वाला व्यक्ति कौन था, आपके केंटोवीज। तो ये केंटोवीज का अध्ययन भी आपको क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है। एक आपके समस्यात्मक होने का कारण और भी है, शारीरिक दोष। क्या है मेरे दोस्तों, हाँ, कोई फिजिकल समस्याएं होती है, उस वजह से भी बालक समस्यात्मक आ जाता है। जो क्योंकि बालक क्या हो जाता है, कुसमयोजित हो जाता है, या बालक के अंदर हीन भावना आ जाती है। इस हीन भावना और कुसमयोजन के कारण यह देखा गया है कि बालक क्या बन जाएगा, आपके समस्यात्मक बन जाएगा। ये भी आप इसके बारे में क्या रख सकते हो दोस्तों, ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में आपको ध्यान रखना है विद्यालय का वातावरण, विद्यालय का वातावरण। और उसके बाद में आपको ध्यान रखना है बालक का बौद्धिक स्तर। ऐसे कई कारण होते हैं जिसकी वजह से बालक क्या बन जाता है, आपके समस्यात्मक बन जाता है। इस बात का आपको क्या रखना है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना है। तो समस्यात्मक बालकों के बारे में यदि आपको पूछा जाए तो इन बातों का आप क्या रख सकते हो, ध्यान रख सकते हो। अब समस्यात्मक बालकों के लिए क्या करें, तो यही ध्यान करें, बौद्धिक स्तर को सुधारें, विद्यालय के वातावरण को सही बनाएं। कोई शारीरिक दोष वाला बालक है तो उसके अंदर स्किल्स को डेवलप करें, है ना। इन चीजों को आप, घरेलू वातावरण को सही करें, है ना, घरेलू अनुशासन को ठीक करें। इससे बालक समस्यात्मक होने से क्या हो जाते हैं दोस्तों, बच जाते हैं। समस्यात्मक बालकों का आप निदान और उपचार कर सकते हो। इन बालकों का अपन क्या कर सकते हैं, इनके कारणों का पता लगा करके क्या किया जा सकता है, उपचार किया जा सकता है। तो निदान और उपचारात्मक जो विधि है वो उसके द्वारा इन बालकों का उपचार किया जा सकता है। तो आपके विकलांग बालक कितने थे, 3। एक अपन ने और कौन सा बालक पढ़ा, समस्यात्मक बालक। एक अंतिम छोटा सा बालक अपन और पढ़ लेते हैं, अलाभान्वित बालक। अलाभान्वित बालक, अलाभान्वित बालक। अलाभान्वित बालक किसे कहते, वो किसी कारण या किसी परिस्थिति व सामान्य लोगों से बहुत पीछे रह जाता है, जिनको समाज का पूरा लाभ नहीं मिल पाया है। ऐसे बालकों को अपन क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, अलाभान्वित बालक जो है दोस्तों माना जाता है ना। भारत के अंदर भी SC ST वर्ग या कुछ भाग OBC के वर्ग को यदि रखा जाए तो भारत सरकार द्वारा उनको अलाभान्वित परिवार घोषित किए गए हैं। इसीलिए उनको विशेष सुविधाएं जो अतिरिक्त होती है दी जाती है, ताकि वो समाज की मुख्य धारा के साथ में जुड़ सके या मुख्य लोगों के साथ में उनका अपना जो है अपने काम को कर सके, ऐसा उनको सपोर्ट दिया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अलाभान्वित का मतलब क्या होता है, परिस्थिति वक्त समाज की मुख्य धारा से क्या हो जाना, दूर हो जाने को अपन कौन से बालक कहते हैं, अलाभान्वित बालक। जितने भी आपके अलाभान्वित बालक होते हैं उनके एक तो दिक्कत होती है कि ये आपके बहुत निम्न आर्थिक स्तर के परिवार से आते हैं, इसीलिए इनको अलाभान्वित कहते हैं। इनका आर्थिक स्तर बड़ा डाउन होता है, तो ये समाज के साथ में क्या नहीं कर पाते हैं, आपके एक तरीके से समायोजन नहीं कर पाते। इनकी कुछ बड़ी बड़ी दिक्कतें हैं जो हमें क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है ना। वो दिक्कतें क्या क्या है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे बालक जो होते हैं इनका आत्मसंप्रत्यय नकारात्मक होता है। आत्मसंप्रत्यय नकारात्मक होता है, यानी कि ये अपने आप को ही क्या मानते हैं मेरे दोस्तों, दूसरों से कमजोर मानने लग जाते हैं। आत्मसंप्रत्यय नकारात्मक होता है। इनको ऐसा लगता है कि
दूसरे जो लोग बैठे हुए वो विशिष्ट है, मैं उनके पास में नहीं जाऊं, मैं उनके, क्योंकि भारत के अंदर तो छुआछूत की परंपरा भी बड़ी लंबी रही थी, तो उसकी वजह से भी उनको एक दिक्कत हो जाती थी। तो अलाभान्वित परिवार वालों के बालकों का जो आपके आत्म संप्रत्यय था वो धीरे धीरे जा करके क्या हो गया मेरे दोस्तों, ये हो गया। ध्यान रखना, इनके अंदर अभिप्रेरणा का अभाव होता है, मोटिवेशन नहीं होता। अभिप्रेरणा का क्या होता है मेरे दोस्तों, अभाव होता है। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। इनके अंदर चिड़चिड़ापन और क्रोध थोड़ा क्या पाया जाता है मेरे दोस्तों, ज्यादा पाया जाता है। समाज के प्रति भी इनका दृष्टिकोण बड़ा नकारात्मक होता है, ये जायज भी है। भाई किसी वजह से किसी को आपने पीछे रख दिया तो उनका दृष्टिकोण यदि नकारात्मक है तो उसको अपन गलत नहीं ठहरा सकते। ये जो होगा वो भी क्या माना जाएगा, आपको ध्यान रखना है दोस्तों, है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। इनकी भाषा भी भिन्न होती है, इनकी भाषा थोड़ी सी क्या होती है मेरे दोस्तों, अलग होती है। इनकी भाषा क्या होती है मेरे दोस्तों, भिन्न होती है। सामान्य लोगों से इनकी भाषा थोड़ी सी क्या होती है, अलग होती है। इनके अंदर अपशब्द वगैरह जो है थोड़े से ज्यादा ऐड किए जाते हैं। ये आपको क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है। ऐसे बालकों को सुधारने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऐसे बालकों को यदि शिक्षा देनी हो तो ऐसे बालकों को शिक्षा देने के लिए हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, तो आपको ये ध्यान रखना है। एक तो इन बालकों का अच्छा संज्ञानात्मक विकास किया जाए। सुधारात्मक कार्य क्या कर सकते हैं इनके लिए, तो दो तीन बातें ध्यान रखना। एक तो इनका संज्ञानात्मक विकास किया जाए, संज्ञानात्मक विकास किया जाए, विकास करना। एक इन बालकों को अभिप्रेरणा के पैटर्न को सुधारा जाए, अच्छी अभिप्रेरणा या अच्छी क्या दिया जाए, आपके अभिप्रेरणा दी जाए। ध्यान रखना, हाँ ये ध्यान रखना। इन बालकों के, ये आपके जितने भी बालक आते हैं इन बालकों को क्या दी जाए, आपके अब दिया जाए, इनकी शैक्षणिक उपलब्धि सुधारी जाए। शैक्षणिक उपलब्धि में क्या किया जाए, आपके सुधार किया जाए, उपलब्धि में सुधार। इससे बालक जो आपके कौन सी कैटेगरी से आते, वो आपके ऐसे परिवार से आते जो परिवार कैसे होते हैं दोस्तों, अलाभान्वित होते, या उनको प्रॉपर किसी भी सुविधाओं का क्या नहीं मिल पाता है, आपके लाभ नहीं मिल पाता। ये आपको ध्यान रखना है। इन बालकों को हल्की फुल्की क्या दी जाए मेरे दोस्तों, आर्थिक सहायता दी जाए, है ना। उनको स्कॉलरशिप वगैरह टाइम टू टाइम मिली जाए, आर्थिक सहायता। इसीलिए आपने ये देखा होगा अलाभान्वित परिवार से आने वाले बच्चों की लगभग फीस जो होती है वो पुनः रिटर्न कर देती है सरकार, है ना, स्कॉलरशिप के रूप में। तो इसीलिए उनको फीस आती है उनके पास, है ना, अच्छी खासी पैसे आते हैं, खर्चे भी जो है सरकार द्वारा इनके उठाए जाते हैं। क्योंकि ये परिवार कौन सी श्रेणी में आते हैं, तो ये आपके अलाभान्वित श्रेणी में आते हैं मेरे दोस्तों। ये भी आपको क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है। इसके बाद आपको एक खास बात मैं और बता देता हूं। इनके लिए एक प्रोग्राम चलाया गया था जिसका नाम था हेड स्टार्ट प्रोग्राम। ऐसे बालकों के लिए एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, और उस कार्यक्रम का नाम क्या था आपके, तो नाम याद रखना है। उस कार्यक्रम का नाम क्या था आपके, हेड स्टार्ट प्रोग्राम। इस हेड स्टार्ट प्रोग्राम की यदि बात की जाए तो इसके अंतर्गत क्या किया जाता था, तो हेड स्टार्ट, है ना, प्रोग्राम के अंतर्गत क्या किया जाता था, इसके अंतर्गत बालकों को, सभी बालकों के साथ में रह करके उनके स्तर को ऊपर उठाने का काम किया जाता था। एक और कार्यक्रम चला जिसका नाम था बुजिंग। बजिंग कार्यक्रम की यदि अपन बात करें, ये भी आपके इन्हीं बालकों के लिए इस प्रकार के कार्यक्रमों को क्या किया गया था, आपके स्टार्ट किया गया था, है ना। तो ये दोनों नाम आपको ध्यान रखने, हेडिंग और बुजिंग, है ना। इसके लिए तो आपको बालकों की क्षतिपूर्ति करने के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया गया, तो कौन सा चलाया गया, आपके हेड स्टार्ट प्रोग्राम। एक बार मैं आपको पुनः रिवीजन करवा देता हूं सारा का सारा। अपन ने देखिएगा समस्यात्मक बालक पढ़ना, समस्यात्मक बालक से पहले जो है अपन ने क्या पढ़ना शुरू किया था, तो समस्यात्मक बालकों से पहले अपन ने पढ़ा था विकलांग बालक। तीन प्रकार के विकलांग होते हैं, श्रवण, वाक और दृष्टि। दृष्टिबाधित विकलांग बालक जो 200 फीट की दूरी से जो देख पाते हैं उस चीज को, वो अगर 20 फीट की दूरी से भी नहीं देख पा रहे तो उनको अपन अंधे बालक की श्रेणी में लेंगे। लुईस ब्रेल ने इनके लिए ब्रेल लिपि का क्या किया था, निर्माण किया था। वाक दोष से ग्रसित बालक अलग अलग तरीके के होते, एक गूंगे बालक होते जो कुछ भी नहीं बोल पाते, एक उच्चारण संबंधी दोष वाले बालक होते, एक आपके आवाज संबंधी दोष वाले बालक होते, एक प्रवाहिता संबंधी दोष वाले बालक होते, और एक आपके व्याख्यान संबंधी दोष वाले बालक होते। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। उसके बाद में अपन ने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, समस्यात्मक बालक। इनका व्यवहार सामान्य बालकों से अलग होता है, इनका घरेलू वातावरण जो है वो समस्यात्मक बालकों को बनाने में अपनी भागीदारी निभाता है। इसके ऊपर थॉमस ने अध्ययन किया था, ये आपको ध्यान रखना है। 200 बच्चे के ऊपर। घर का अनुशासन, इसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है, वैलेंटाइन ने अध्ययन किया था।
110 बालकों के ऊपर। सामाजिक आर्थिक स्तर के ऊपर भी अध्ययन किया था कैंटोवीज ने, जो कितने बालकों पर किया था, आपके 88 बालकों पर। यह आपको ध्यान रखना है। ये अन्य कारण भी मैंने आपके यहां पर लिख करके दे दिए, और निदान उपचार के द्वारा इनको दूर किया जा सकता है। अलाभान्वित परिवार वाले बालक ऐसे बालकों को कहा जाता है जो किसी परिस्थिति या कारणवश समाज की मुख्य धारा से दूर रह गए, और ऐसे बालकों के लिए अभिप्रेरणा है ना, शैक्षणिक उपलब्धि को सुधारना आदि काम किए गए। और इंपॉर्टेंट ये याद रखना कि इसके अंतर्गत आपको ध्यान रखना है हेड स्टार्ट प्रोग्राम, और कौन से प्रोग्राम चलाए गए थे, आपके बुजिंग प्रोग्राम जो है इनके लिए चलाए गए थे, इन बालकों की क्षतिपूर्ति करने के लिए और सभी बालकों के साथ में इनको शिक्षा देने के लिए। इसी के साथ आपकी व्यक्तिगत भिन्नता यहां पे क्या हो जाती है, कंप्लीट। और यहां पे एक बार आपके साइकोलॉजी का कोर्स जो आपके साइकोलॉजी के अंदर रीट वालों की तो देखो पूरी हो गई है ना, रीट की लेवल 1 वाले और लेवल 2 वाले तो ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट देख ले, है ना। आपको ये ध्यान रखना है, आपके देखो कुछ चीजें इसके अंदर बाकी है। वो क्या बाकी है, एनसीएफ 2005 एक आपकी लास्ट यूनिट आती है, एक आती है आरटी 2009, एक आपके आता है इसके अंदर क्रियात्मक अनुसंधान, एक इसके अंतर्गत आता है आपके उपलब्धि परीक्षण, एक इसके अंतर्गत आता है आपके उपचारात्मक शिक्षण, एक इसके अंतर्गत आता है मापन मूल्यांकन, एक इसके अंतर्गत आता है आपके सीसीई। तो आपको लग रहा होगा कि ये सारे बाकी है, नहीं बाकी है। देखो सीसीई, मापन मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण और उपलब्धि परीक्षण तो अपने जो शिक्षण विधियों की सीरीज चल रही है उस सीरीज के अंतर्गत मैंने पूरे के पूरे क्या कर रखे हैं, आपके पढ़ा रखे हैं, क्योंकि वो शिक्षण विधियों में भी आते हैं और मनोविज्ञान में भी आते हैं, तो मैंने शिक्षण विधियों में पढ़ा दिए। तो आप नोट्स में ऐड करना चाहो तो शिक्षण विधियां 2024 वाली निःशुल्क प्लेलिस्ट को खोलना, ये सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। इन तीनों टॉपिक की बात करूं, एनसीएफ 2009, एनसीएफ 2005, आरटी 2009 और क्रियात्मक अनुसंधान, तो ये टॉपिक मैंने आपके एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसके अंदर आरटी 2009 और एनसीएफ 2005 का नाम है, उसमें मैंने ये तीनों टॉपिक क्लियर करवा रखे हैं। तो एक बार आप वहां से पढ़ लेना, और बाकी अगर ऐसा हुआ तो मैं एक क्लास लगा करके ये सारी चीजें आपके एनसीएफ, आरटी और क्रियात्मक अनुसंधान आपको फिर से करवा दूंगा। ये तो मैंने शिक्षण वीडियो में करवा रखा है। आपकी सुविधा के लिए मैं ये कर दूंगा कि इन वीडियो को उठा के भी आपके साइकोलॉजी वाले जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसके अंदर क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, है ना। सेकेंड ग्रेड वालों के भी लगभग 95% साइकोलॉजी कंप्लीट है, 5% के कुछ वीडियो आपके इसी प्लेलिस्ट में आएंगे, है ना। आपके कुछ चीजें बढ़ानी में इसमें वीडियो आते रहेंगे, वीडियो बंद नहीं होंगे, मैं नई नई चीजें जो भी आएंगी इस प्लेलिस्ट में और ऐड होती रहेगी, आपको छोड़ना नहीं है, लास्ट तक आराम से इसको क्या करना है मेरे दोस्तों, पढ़ना है। फर्स्ट ग्रेड वालों के भी 80% कोर्स तो आपके यही है, 20% आपके कोर्स अलग से बचता है, वो मैं आपको अलग से करवाऊंगा। तो तीनों लेवल वालों, लेवल 1, ग्रेड 2 और फर्स्ट ग्रेड या अन्यत्र कोई शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहा है तो सबके लिए आपकी साइकोलॉजी का ये पार्ट आपको पढ़ना ही पढ़ना है। जितना बेहतरीन मैं दे पाया कंटेंट, जितनी मेहनत मैं कर पाया उतनी मैंने आपके लिए की, और मैं आशा करता हूं ये कंटेंट आपके लिए बहुत ही उपयोगी और बहुत ही शानदार होगा। मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं कि मैं आपकी सफलता में इतनी मदद कर पाया जितनी मेरे से हो पाई, और भी मेरे से जो प्रयास बनेंगे मैं बिल्कुल निःशुल्क सुविधा के साथ, है ना, निःशुल्क सेवा के साथ मैं हमेशा आपके साथ में खड़ा रहूंगा। और अब आपके लिए मैं बहुत जल्द टेस्ट सीरीज भी लेकर के आ रहा हूं जिसको अपन यूट्यूब के ऊपर सॉल्व करेंगे, और उसके साथ में मैं आपके लिए ये जो साइकोलॉजी पढ़ाई है इसके नोट्स भी लगभग तैयार हो गए, तो इनकी पीडीएफ भी मैं आपको 1-2 दिन के अंदर, या जयपुर से जब भी मैं उदयपुर जाऊंगा तो मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा। कल से आपके शिक्षण विधियों की क्लास भी शुरू हो जाएगी, और 8-10 दिन के अंदर मैं शिक्षण विधियों को भी क्या कर दूंगा मेरे दोस्तों, समाप्त कर दूंगा। तो कैसी लगी क्लास, कैसी लगी सीरीज, कमेंट बॉक्स में जाकर के आपको कमेंट तो करना ही है। तो फिर लास्ट में वही अंतिम बार एक बार और बोल देते हैं, इस बैच के अंदर काफी बच्चों को ये लाइनें बड़ी प्यारी भी लगती है। तो आज की क्लास में जो कुछ भी पढ़ा, सीखा, जाना, समझा, याद किया, वो आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बड़ा लाभकारी या हितकारी सिद्ध होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं, ऐसे मुझे विश्वास है। तो बिल्कुल हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, प्रसन्नचित्त रहे, आनंद में रहे, मजे लेते रहे, लेकिन साथ साथ में अपनी तैयारी को भी जोरों और शोरों से जारी रखें। कल फिर मिलेंगे कुछ नए कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। थैंक यू सो मच। राधे राधे एंड जय हिंद।